लोकसभा की 80 सीटें यूपी की जीतने वाला बजट है। 6,90,000 करोड़ का बजट, बड़ा बजट है, इसमें कोई बात नहीं। और अभी 2022 के जो विधानसभा चुनाव आए तो इशू एक बड़ा मुद्दा उठा कि जो छुट्टा जानवर हैं वो गांव में फसलें तबाह कर रहे हैं। और इतना बड़ा मुद्दा कि कई इलाकों में लोगों ने वोट भी इसको देख कर किया कि साहब हमारी तो पूरी पूरी फसल तबाह कर दी जानवरों ने। भले सुनने में बड़ा अजीब लगे कि साहब छुट्टा जानवर और लोकसभा चुनाव इनका क्या आपस में जोड़ है। जो 24 का जिक्र आपने किया, मैं बताऊं, कोई नया कर नहीं लगाया प्रदेश सरकार ने, बल्कि डीजल और पेट्रोल पर वैट घटा दिया है। वैट घटाने का मतलब दोनों की कीमतों में कुछ हद तक कमी जरूर आएगी। केंद्र में जो डबल इंजन की सरकार का जिक्र जो योगी और मोदी करते हैं वो यही वजह है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी इस बजट में बात करेगी 21 एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश में विद इन उत्तर प्रदेश जिनकी कनेक्टिविटी होगी, बहुत बड़ी बात है, अपने आप में आ जाएंगे, यानी हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो हर मोर्चे पर, कनेक्टिविटी के मोर्चे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर वो मजबूती से खड़ी है। कि जो पुरानी खेती है, जब खेती के नए तरीके आए कि आप अपनी कम जमीन में आप ज्यादा वहां पर प्रोडक्शन कर सकें, ज्यादा उत्पाद कर सकें, तो उसके लिए किसानों को खास तौर पर ट्रेन किया जाएगा। तो अयोध्या, काशी, मथुरा, ये 3 आध्यात्मिक केंद्र भी। और अखिलेश की काली शेरवानी, तो व्यक्तिगत तौर पे अखिलेश यादव से तो आज बात नहीं हुई, लेकिन सपा के कई विधायकों से व्यक्तिगत तौर पे बात हुई। आजम खान साहब शेरवानी पहनते थे, अपने बजट को खर्च नहीं कर रहा है, तो सीधा मतलब यह है नैन्सी को निकम्मा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपना बजट पेश कर चुकी है। इस बार का बजट करीब 7 लाख करोड़ का है, जो अब तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। हालांकि अखिलेश, शिवपाल, मायावती समेत तमाम विपक्षी दलों को ये बजट रास नहीं आया। लेकिन सवाल ये है कि योगी का ये बजट 2024 में यूपी की 80 सीटें जीतने वाला है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है नैन्सी बाजपेयी और आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठे हैं रोहित सावल सर के साथ। नमस्कार सर। बजट सर पेश हो गया। सवाल पहला ज़रूरी ये उठता है कि इस बजट को 24 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था, तो क्या हम इस बजट को लेकर हम ये कह सकते हैं कि ये लोकसभा की 80 सीटें यूपी की जीतने वाला बजट है? देखिए नैन्सी, जो बजट है इस बार का, मैं आपको बात बताऊं, देखिए 6,90,000 करोड़ का बजट, बड़ा बजट है, इसमें कोई बात नहीं। और देखिए बड़ी नेचुरल सी बात है, अगर आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है, अगर हम 25-26 के बजट की बात करेंगे उससे भी बड़ा होगा। यानी बजट का जो आकार है, जो साइज है बजट का, जो पैसे की बात है। अब आपने बात की 2024 से इसको जोड़कर कैसे देखा जाए, तो देखिए 2024 को जोड़ के अगर देखने की बात है तो बड़ा छोटी छोटी 2 बड़ी अहम बातें हैं। बाकी इस बजट में सामान्य वो सब चीज़ें हैं, सरकार के जो खर्चे हैं, देनदारियां हैं, लोगों की सैलरीज देनी है, इसके अलावा सेक्टर के लिहाज से कि कृषि के क्षेत्र में क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करना है, या बाकी सेक्टर्स के, हेल्थ के लिए क्या करना है, वो सब इस बजट में है। लेकिन आप 2024 का जिक्र करें, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ध्यान होगा, अभी 2022 के जो विधानसभा चुनाव आए तो इशू एक बड़ा मुद्दा उठा कि जो छुट्टा जानवर हैं वो गांव में फसलें तबाह कर रहे हैं। शुरुआत में हम लोगों को भी लगा, हम लोग भी जब रिपोर्टिंग करते थे शहर में, तो शायद इस बात का एहसास नहीं था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया और जब अलग अलग फेजेस में चुनाव गांव की तरफ बढ़ा, जब हम गांव में गए तो हमने देखा कि वहाँ सचमुच एक बड़ा मुद्दा है। और इतना बड़ा मुद्दा कि कई इलाकों में लोगों ने वोट भी इसको देख कर किया कि साहब हमारी तो पूरी पूरी फसल तबाह कर दी जानवरों ने, और आपने इन जानवरों के लिए क्या किया। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं, ये 2024 के लिए भले सुनने में बड़ा अजीब लगे कि साहब छुट्टा जानवर और लोकसभा चुनाव इनका क्या आपस में जोड़ है, लेकिन इन दोनों बातों में बहुत बड़ी बात वो है, अगर आप उत्तर प्रदेश के गांव में जाएंगे, छोटे कस्बों में जाएंगे, वहाँ किसान से बात करेंगे, वो आपको बताएगा कि छुट्टा जानवरों से वो कितना परेशान है। और इस परेशानी का आभास योगी सरकार को है। यही वजह 750 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान खास तौर पर इसलिए रखा गया है कि जो छुट्टा जानवर है, जो गोवंश है, उसको रखने के लिए हर जिले में इस तरह के केंद्र बनाए जाएंगे। और अकेले बुंदेलखंड की मैं आपको बात करूं तो बुंदेलखंड के हर जिले में 3 से 4 इस तरह के केंद्र बनाने का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। और इसके अलावा और भी कई चीजें, देखिए रोजगार को लेकर जहां तक बात है तो सरकार ने बात की, किसानों की बात की, स्टार्टअप की बात की, किसानों के लिए स्टार्टअप की बात की, इसके अलावा किसानों को एजुकेट करने की बात की। और एक और बात, जो अधिवक्ता है, जो नए नए लोग वकील बने हैं, उनको शुरुआती दौर में किताबों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया। यानी कुछ हद तक इस बजट को कितना लोक लुभावन बनाया जा सके, इस पर जरूर काम किया गया है। और जो 24 का जिक्र आपने किया, मैं बताऊं, कोई नया कर नहीं लगाया प्रदेश सरकार ने, बल्कि डीजल और पेट्रोल पर वैट घटा दिया है। वैट घटाने का मतलब दोनों की कीमतों में कुछ हद तक कमी जरूर आएगी। जी, 24 से इसलिए भी जोड़ा जा रहा है सर, क्योंकि बार बार कहते ये कहा जाता आया है कि
दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, तो अगर एक लाइन में अगर मैं पूछूं आपसे, तो मतलब ये 24 के लिहाज से परफेक्ट बजट है? लेकिन नैन्सी, अगर चुनाव की बात अगर आपको मतलब 10 में पॉइंट देने हो 24 से जोड़ते हुए, तो आप कितना देंगे? देखिए, पॉइंट की अगर आप बात करें तो मैं आपको बताऊं, देखिए बजट अच्छा है। बुराई इस बजट में, हम ये तो ठीक, वैसे अगर विपक्ष कहता कि साहब कैसा बजट है, तो कहता है एकदम निराशाजनक बजट है। तो आशाजनक बजट क्या हो सकता है? एक बड़ी बात है। देखिए, हर सरकार के पास, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी सरकार है, कोई भी सरकार आएगी, अब लिमिटेशन है, यानी आपके पास आय, इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितना है, ये आपको देखना है। इसके अलावा बड़ी हद तक आप केंद्र पर निर्भर हैं कि केंद्र से आपको क्या कुछ मिलता है। तो ऐसी स्थिति में ये बजट और केंद्र में जो डबल इंजन की सरकार का जिक्र जो योगी और मोदी करते हैं, वो यही वजह है कि कुछ हिस्सा बजट से, कई चीज़ें, कई ऐसी योजनाएं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड होती हैं, उसको प्रदेश सरकार की तरफ से लाया गया। कई योजनाएं जो केंद्र से आनी है। तो दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में दोनों में सामंजस्य जरूर बिठाया गया है कि जिस सेक्टर को जरूरत है बड़ी योजनाओं की, केंद्र से पैसा आए और कुछ पैसा प्रदेश सरकार ने डाला। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जैसे उत्तर प्रदेश में भी इस बजट में बात कही, 21 एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश में, विद इन उत्तर प्रदेश, जिनकी कनेक्टिविटी होगी, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो 21 एयरपोर्ट के लिए कुछ हिस्सा, कुछ प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया, कुछ केंद्र से आएगा। तो ये डबल इंजन की बात है, जिस डबल इंजन से 24 का चुनाव जीतने की कवायद इसे कह सकते हैं। और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ऐसी, अगर आप बात करें कौन कौन सी बातें, तो ऐसी कई छोटी छोटी बातें, जैसे ये मैंने आपको बात बताई। इसके अलावा इधर एक और बड़ी बात है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज। अभी उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा स्थिति है, उसमें 45 जिले ऐसे हैं जहां पर हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। और करीब, जहां तक मेरी जानकारी, हो सकता है मैं एक आध डिजिट का ऊपर नीचे भी हो सकता है, लगभग 16 जिले ऐसे हैं, 14 जिले ऐसे जहां पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है। और बाकी जो जिले बचे, उनमें सब में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, यानी हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। तो अपने आप में लोगों को जोड़ने के लिए और पीपीपी मॉडल पे कई प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। तो 24 केंद्र में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और 24 के चुनाव को देखते हुए कई इस बजट में और केंद्र के बजट में, दोनों बजट के बीच में सामंजस्य बिठाने की भी कोशिश हुई है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया गया है, तो क्या है ये, इसे आप यूपी के कायाकल्प का चुनावी मंत्र कहेंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए नैन्सी, अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करें, हमारे प्रदेश में सब कुछ है। ज़मीन है, मैन पावर है, सब कुछ है हमारे पास। ह्यूमन रिसोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत देखिए लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत थी, जो एक सरकार ने परसेप्शन भी बनाया और जिसमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, जो लोग विपक्ष भी ये बात कहता है। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसी स्थितियां बन रही हैं उत्तर प्रदेश में कि जिसे कहा जाए इन्वेस्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, जिसे कहा है कि निवेशक के लिहाज का माहौल बन रहा है, तो ऐसे में अब सरकार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो देने की इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, आधारभूत ढांचा, उसको खड़ा करना है। सड़कें, अगर सड़कों की बात करें, मायावती ने सरकार की बात करें, अखिलेश सरकार की बात करें, और योगी 1 और 2 की बात करें, जो सड़कों का जाल अब उत्तर प्रदेश में बिछा, और जिस तरह से एक्सप्रेसवेज, हाईवेज जो बने हैं, उससे जाहिर सी बात है आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है। और अभी नए एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे बनने की तैयारी पर है। इसके अलावा मैंने एयरपोर्ट का जो जिक्र थोड़ी देर पहले किया, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही बड़ा हिस्सा है कि इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो यूपी में आए। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर किसी प्रदेश में जाता है तो उसको आधारभूत ढांचा वहां पर चाहिए, उसको एयरपोर्ट चाहिए, उसको कनेक्टिविटी चाहिए, बाय रोड कनेक्टिविटी चाहिए, रेलवे की कनेक्टिविटी चाहिए या एयर कनेक्टिविटी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो हर मोर्चे पर, कनेक्टिविटी के मोर्चे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर वो मजबूती से खड़ी है। बजट में एक चीज़ जो हमने नोटिस की है कि इसमें सभी को साधने की कोशिश की गई है, चाहे वो युवा हों, महिलाएं हों या किसान हों। तो कहीं ना कहीं ये वोटरों को साधने की कोशिश का इसे कहेंगे। देखिए, वैसे तो हर बजट की यही बात होती है, हम सालों से ही बात करते आ रहे हैं, लेकिन आपकी बात मैं बिल्कुल सही मानता हूं, क्योंकि चुनाव भी हैं, तो इसलिए ये सवाल अहम हो जाता है। मैंने वही आपको बात की। देखिए, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा तबका, युवाओं का बड़ा तबका ऐसा है जो पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार है। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, अगर प्राइवेट नौकरी की बात करें उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। इसलिए प्रदेश सरकार ने जैसे केंद्र की तर्ज पर स्टार्टअप पर जोर दिया है, किसानों के लिए स्टार्टअप की बात की और नौजवानों के लिए स्टार्टअप की बात की, और उस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए उनको फंड किया जाएगा, उनको फंडिंग दी जाएगी। तो ये अपने आप में बड़ा ट्रम्प कार्ड है, यूथ को, युवाओं को अपनी तरफ लाने की कोशिश जरूर है। और केंद्र सरकार भी लगातार इस कवायद में जुटी है। ये तो हमने यूथ की बात की। किसानों की बात की, देखिए किसानों की अगर बात की तो किसानों को पेंशन देने की बात इस बजट में, उसके लिए प्रावधान रखा गया है। और किसानों की स्कूलिंग कि अब जो खेती का तरीका वो परंपरागत नहीं रहा,
कि जो पुरानी खेती है, जब खेती के नए तरीके आए कि आप अपनी कम ज़मीन में आप ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन कर सकें, ज़्यादा उत्पाद कर सकें, तो उसके लिए किसानों को ख़ास तौर पे ट्रेन किया जाएगा, छोटे छोटे गांव में जाकर ट्रेन किया जाएगा। इसके लिए बजट में ये मुझे लगता है संभवतः ये पहला मौका है। जब स्कूलिंग के लिए पहले भी बजट होता था, लेकिन जिस तरह की स्कूलिंग की बात इस बार योगी सरकार कर रही है वो भी रखा गया है कि किसानों को किसान इसलिए मुद्दा अहम हो जाता है क्योंकि प्रदर्शन हुआ है, आंदोलन हुए हैं किसान के, और पश्चिमी यूपी वाला जो बेल्ट है वो पूरा किसानों का है। तो इस लिहाज से इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए नैन्सी, मैं आपको बताऊं कि अगर हम इतना ज़रूर है स्टार्टअप के जरिए यूथ को लुभाने की कोशिश है। अगर किसानों की बात करें, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात है, जिस किसान आंदोलन की आप बात करें उसमें बड़े सारे मुद्दे थे, बहुत बड़े स्तर के मुद्दे थे। तो अगर हम ये कहें कि उन तमाम मुद्दों को इस बजट के जरिए एड्रेस कर लिया जाएगा, ये तो मुमकिन नहीं है। उनके कई ऐसी मांगें थी जिनके लिए बहुत बड़ी कार्य योजना की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि किसानों की नाराज़गी दूर करने की कोशिश इस बजट में हुई है। लेकिन अगर 24 के लिहाज से आप देखें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान को, तो देखिए वेस्टर्न यूपी का किसान बिल्कुल मेहनत करता है, ज़मीन फर्टाइल है, ज़मीन से सोना उगाता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वो पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर उतना ही मजबूत, उतना ही मैच्योर है। और यही वजह है कि अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो गन्ने का एक बार फिर से मुद्दा उठेगा। जहाँ गन्ने की बात है तो गन्ने के बकाये के भुगतान का मुद्दा सालों से मैं सुन रहा हूँ, अभी भी बना हुआ है। हालांकि सरकार कह रही है कि हम करवा रहे हैं। जो चीनी मिल और कुछ अधिकारियों का जो कॉकस है उसको तोड़ने की कोशिश ज़रूर हुई है, लेकिन अगर हम ये कहें पूरी तरह टूट गया, अभी नहीं। तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना अभी भी मुद्दा है और सरकार ने बड़ी हद तक कोशिश की है कि इसको डाइल्यूट करें, इसको थोड़ा कमज़ोर करें। क्योंकि उधर जयंत और अखिलेश ने भी साथ आकर 24 का लड़ने को भी अनाउंस कर दिया है। तो इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? और बजट को अगर इन दोनों मुद्दों को अगर जोड़ के हम बात करें तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर हम बात करें राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की, ठीक है, अर्थशास्त्र अपने आप में एक अलग फील्ड है, राजनीति अपने आप में अलग फील्ड है, लेकिन दोनों कनेक्ट तो है आपस में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा ये चाहता है, मतलब देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है वो चौधर की लड़ाई है कि हमारे पास चौधर रहनी चाहिए। चौधर यानी सरकार, सिस्टम, शासन कि हमारे हाथ में बागडोर रहे। तो एक वक्त था जब चौधरी अजीत सिंह के जरिए या लोकदल के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चौधर उनके पास रहती थी। वक्त बदला, बसपा की सरकार आई, सपा की सरकार आई, अब जयंत चौधरी ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया। तो एक बड़ा तबका, जैसे भी बाई इलेक्शन वहाँ पर हुआ खतौली में, तो आरएलडी वहाँ पर जीती, यानी आरएलडी सपा गठबंधन वहाँ पर जीता। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहीं से आते हैं। बीजेपी वहाँ पर मजबूत तरीके से ज़मीन पर लड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी बात यह है, जो गन्ना किसान है, जो किसान वोटर है, बीजेपी को डर अभी भी है कि किसान वोटर उससे छिटक सकता है। हालांकि मैं आपको बताऊं, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वोट पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उतना नहीं पड़ा जितना पड़ता था। इतना ज़रूर पड़ा कि अच्छी खासी सीटें आई, अच्छी खासी बढ़त बनाई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को डर ज़रूर है कि कहीं लोकसभा चुनाव आते आते एक बड़ा तबका कहीं शिफ्ट ना हो जाए। इसीलिए मैं बार बार कहूँगा, इस बजट में कोशिश की गई है उन किसानों की, हर बात का जिक्र इस बजट में, बकाये का जिक्र इसमें है। इसके साथ साथ चीनी मिलों तक जो रास्ते बनने हैं उसको लेकर भी बजट में खासा प्रावधान किया गया। क्योंकि देखिए, जो गन्ना आता है वो किसान गांव से लेकर आएगा, चीनी जैसे रवाला चीनी मिल तक लेके आना, मान लीजिए, तो रास्ता एक तय करना है। ट्रैक्टर आएगा, आपने देखा होगा पश्चिम यूपी में बड़े बड़े ट्रैक्टर चलते हैं, उसमें खूब सारा गन्ना लदा रहता है। तो वो भी एक बड़ी समस्या रहती है। गाँव में सड़कें नहीं हैं, छोटी सड़कें हैं, कच्ची सड़कें हैं। तो उसके लिए कि जो ऐसे गाँव हैं जो जिनकी कनेक्टिविटी मेन रोड से नहीं है, उसको भी कनेक्ट करने का प्रावधान इस बजट में, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो गन्ना बेल्ट है, जो किसान है, उनको साधने की पूरी कोशिश इस बजट के जरिए की गई है। सर, बजट में एक और चीज़ जो नोटिस की गई है कि तीर्थ क्षेत्रों पे बहुत फोकस किया गया है। अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा हो गया, यहाँ तक कि गोरखपुर जहाँ से योगी जी खुद आते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये राजनीति का कोई राम राज्य प्लान है? देखिए नैन्सी, जिन तमाम जगहों का जिक्र आपने किया, चाहे अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें, मथुरा की बात करें, अगर ये आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं तो ये राजनीतिक ऊर्जा के केंद्र भी ये तीनों स्थान हैं। आप देखिए, अयोध्या की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का बड़े लंबे अरसे से मुद्दा रहा, राम मंदिर आंदोलन पूरा का पूरा देखें, उसका राम मंदिर बन रहा है वहाँ पर, 24 से पहले बनकर तैयार होगा। तो ये तमाम चीज़ें तो ही हैं। लेकिन जैसे अयोध्या की बात करें, ठीक है, राम मंदिर बन रहा है, एक बड़ा केंद्र बन रहा है, लेकिन वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बड़ा एयरपोर्ट वहाँ बन रहा है। इसके साथ साथ उस पूरे इलाके को डेवलप करने की कोशिश है ताकि वो पूरा का पूरा इलाका एक स्पिरिचुअल टूरिज्म का हब बने, उससे रोजगार जनरेट हो,
और उससे जाहिर सी बात है सरकार की छवि भी चमकेगी। और यही सरकार का, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, ये राम राज्य प्लान है कि किस तरह से राम को केंद्र में रखकर रोजगार को बढ़ाना है, प्रदेश को चमकाना है, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सब चीज़ें उससे बेहतर होंगी। और एक आध्यात्मिक जो टूरिज्म है, जो पर्यटन है, उसको बढ़ावा मिलेगा। काशी की बात करें, कॉरिडोर बनने के बाद वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर लगातार जो फुटफॉल है बनारस में, मैं मंदिर की बात तो अलग करूँ, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। कॉरिडोर आने के बाद वहाँ पर जो तमाम होटल व्यवसायी हैं या दूसरे व्यापारी, अगर आप उनसे बात करें तो बताएंगे साहब हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। अब अगर मथुरा की बात करें, मथुरा में देखिए अगर बात, तो मथुरा भी बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। हालांकि वहाँ पर विवाद अभी जारी है, लेकिन उस बीच भी वहाँ पर प्रयास ये है कि उसके आसपास का जो इलाका है, जन्मभूमि के आसपास का जो इलाका है, उसको विकसित किया जाए। तो कहीं ना कहीं मतलब ये वोट में कन्वर्ट हो सकता है बीजेपी के। बिल्कुल संभव यही कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी देखिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि साहब राम कृष्ण ये सब हमारे आस्था के केंद्र हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो बोलते हैं तो वो करके भी दिखाना चाहते हैं, ताकि लोगों में ये संदेश जरूर जाए कि हम कहते नहीं, हम करते भी हैं। सर, एक चीज़ और नोटिस की है कि बजट में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है, चाहे अवध हो, बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी हो गया और पूर्वांचल हो गया। तो क्या सबको खुश किया जा सकता है इस बजट के जरिए? देखिए मैं आपको बात बताऊं, बजट जब भी जिस तरह से बजट तैयार होता है, जो पूरी की पूरी प्रक्रिया, हालांकि लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इतना जरूर है क्योंकि मैंने आपको कहा कि देखिए 24 का चुनाव सामने है। आप बजट बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें तमाम अधिकारी इन्वॉल्व रहते हैं, हर विभाग के अधिकारी इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो सेक्रेटरीज हो, सचिव हो या प्रधान सचिव हो, प्रमुख सचिव हो, सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। लेकिन अब सवाल यह है, सामने चुनाव भी है और आपको राजनीतिक दृष्टिकोण भी देखना है, आर्थिक भी देखना है, क्योंकि आपको चुनाव में बेहतर परिणाम भी देने। तो जाहिर सी बात है कि किस क्षेत्र को क्या चाहिए। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आवारा जानवर की समस्या पूरे प्रदेश में, लेकिन बुंदेलखंड में उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा है। इसलिए वहां पर हर जिले में 5-5 केंद्र खोलने की बात होती है। हालांकि बुंदेलखंड में सिर्फ 7 जिले आते हैं, अगर बाकी हम बात करें पश्चिमी यूपी की बात करें, वहाँ पर स्थिति अलग है, लेकिन बुंदेलखंड में इस तरह का जोर दिया गया है। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जैसे खास तौर पे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, तो वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ज़्यादा फोकस किया गया। यानी जिस इलाके में जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, वहाँ पर कोशिश ये है कि वहाँ पर ज़्यादा बजट दिया जाए, ज़्यादा फंड दिया जाए, ताकि अगली जो आचार संहिता लागू होने 24 को लेकर, यानी दिसंबर तक वहाँ काम शुरू हो जाए, लोगों को दिखना शुरू हो कि साहब यहाँ पर पुल बन रहा है, यहाँ अस्पताल बन रहा है, यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना रहता है जो वोटर के लिए कि नहीं साहब बन रहा है, उसको दिख रहा है वो चीज, जब तक साक्षात नहीं दिखती, मतलब बनना शुरू हो जाना चाहिए, ताकि बिल्कुल। नहीं तो लोगों को लगता है कि नेता तो है, उनका काम है बोल के चले जाते हैं। जी, तो ये संतुलन साधने की पूरी कोशिश की गई है। और ये कोशिश ये सरकार नहीं, हर सरकार करती है, क्योंकि मैंने आपको कहा, देखिए जो आपके अधिकारी हैं उनको पता है कि फंड को किस तरह से बैलेंस करना है, किस तरह से मैनेज करना है। लेकिन जो पॉलिटिकल व्यक्ति होगा, जो राजनीतिक आदमी होगा, वो उसको बताएगा कि साहब कि मुझे इस इलाके में ये चाहिए, इस इलाके में लोगों को ये चाहिए, इस इलाके में मेडिकल कॉलेज चाहिए, यहाँ पर पुल चाहिए, यहाँ पर सड़क चाहिए। तो फिर उसके बाद जो अधिकारी हैं वो उस बजट को उस तरह से एलोकेट करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस पर नोटिस की गई है वो ये कानून व्यवस्था। योगी सरकार अपनी कानून व्यवस्था को लेकर तारीफ करते नहीं थकती, पब्लिक से भी अच्छे रिएक्शन मिलते हैं। बजट में भी इसका बार बार जिक्र था और इसके लिए पुलिस सिस्टम में कितना सुधार आएगा, क्योंकि उनके लिए भी आवंटित किया गया है बजट। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए पुलिस की अगर बात करें तो हम लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी को कोसते हैं, अगर हम अपनी पत्रकारिता में भी बात करें, हम पुलिस को बहुत कोसते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश, और अगर हमारी पुलिस की स्थिति हम देखें तो मैं ये कहूँ कि हम वेल इक्विप्ड हैं। हाँ ठीक है, कुछ दस्ते हैं जो वेल इक्विप्ड हैं, लेकिन उनकी जो रोज़मर्रा की स्थिति है, जो उनके वर्किंग आवर्स हैं, अगर हम उनको देखते हैं, हम लोग ठीक है, हम लोगों को लगता है कि हमें 2 दिन की छुट्टी क्यों नहीं मिली, 1 दिन की छुट्टी क्यों मिलती है। लेकिन कभी आप उस पुलिस वाले से पूछे जो खड़ा है वहाँ पर, जो बंदोबस्त पे खड़ा है, जो किसी नाके पे खड़ा है, जो लगातार 6-6 दिन 7-7 दिन काम कर रहा है, जो होली दिवाली दशहरे पे वहाँ पर खड़ा है, उसके बाद उसको पता है कि अब फलना जी आ रहे हैं, अब फलना जी आ रहे हैं, अब ये वीआईपी मूवमेंट, अब ये वीआईपी मूवमेंट है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ खड़ा है। तो और उसके बाद जहाँ उसको रहता है, जो पुलिस क्वार्टर्स हैं, अगर आप उनकी स्थिति देखें, हमने कई बार स्टोरीज की, तो बहुत अजीब स्थिति है। तो ये देखिए कानून व्यवस्था बेहतर हुई, फायदा सरकार को मिला। बिल्कुल योगी सरकार की कानून व्यवस्था का चर्चा कश्मीर से कन्याकुमारी तक होता है, लेकिन जो लोग इस काम को करते हैं, जो सिस्टम का हिस्सा है, उन लोगों को भी तो स्ट्रेंथन करना है। उनको बेहतर सुविधाएं मिले, उनको बेहतर प्रशिक्षण मिले, उनके पास अत्याधुनिक हथियार हों, उनके पास अत्याधुनिक व्हीकल्स हों, इन सब का ख्याल रखा गया। यही वजह है
कि कानून व्यवस्था को लेकर यानी पुलिस सुधारों को लेकर इस बजट में खास तौर से आवंटन किया गया बजट का। एक चर्चा आज पूरे दिन रही बजट शुरू होने से पहले तक, अखिलेश की काली शेरवानी। तो इसे क्या देखें, मतलब ये सांकेतिक विरोध है बजट का, इसको काली शेरवानी पे आप क्या कहेंगे अखिलेश की? देखिए बेसिकली मैं आपको देखिए आप बताता हूँ, अब जैसे आज दिन भर अगर हमने आज दिन भर सपा के कई नेताओं से बात हुई, तो व्यक्तिगत तौर पे अखिलेश यादव से तो आज बात नहीं हुई, लेकिन सपा के कई विधायकों से व्यक्तिगत तौर पे बात हुई। तो किसी से हमने पूछा साहब ये क्या, तो किसी ने कहा साहब आज बजट है, तो हमें लगा थोड़ा फॉर्मल कुछ पहन के जाते, तो हम शेरवानी पहन के आए, ठीक है। किसी से हमने कहा साहब क्या है, किसी ने कहा नहीं आजम खान साहब शेरवानी पहनते थे, हम इसलिए क्योंकि आजम खान पे लगातार केस वो आरोप लगाती है सपा के, उन पे लगातार नाजायज़ केस बन रहे हैं, हालांकि सदस्यता उनकी चली गई है, अब्दुल्ला आजम की सदस्यता भी चली गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं ओवरऑल दरअसल ये उसी का विरोध था, और विरोध का एक तरीका था सांकेतिक तरीका। अखिलेश यादव खुद काले रंग के शेरवानी में पहुंचते हैं। अमूमन शेरवानी तो खैर किसी भी रंग की पहनी जा सकती है, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि साहब फेस्टिव मूड है आज, तो लग नहीं रहा था वैसे तो, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने अखिलेश यादव की अगुवाई में काले रंग की शेरवानी पहनकर वो विधानसभा पहुंचे। जाहिर सी बात है खासी चर्चा में बात रही, और अपना विरोध भी जाहिर उन्होंने कर दिया। एक आखिरी सवाल, आवारा पशुओं का जिक्र किया, जैसे आपने भी कवर किया है, गंगा लगातार कवर करता आया है कि बहुत बड़ा मुद्दा है। इवन मैं अपने गाँव की भी बात करूँ तो हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो भी आवारा पशुओं से बहुत परेशान हैं। उसको लेकर वोट का भी उससे लिंक रहता है, क्योंकि आज इस बार नहीं देंगे वोट, ये रिएक्शन रहता है। तो इस बार जो बजट में योगी सरकार ने आवारा पशुओं को लेकर जो प्रावधान किया है, तो क्या इसको 24 को लेकर एक मास्टर स्ट्रोक समझा जाए? नंसी मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए बिल्कुल बड़ा मास्टर स्ट्रोक है ये। मैं आपको कह रहा हूँ 22 के चुनाव में हम हैरान थे, कई जो ग्रामीण इलाके हैं जिन विधानसभा सीटें जो पड़ती हैं, लोग इतने परेशान आवारा पशुओं से थे। हमें शायद यहाँ लखनऊ में बैठकर, दिल्ली में बैठकर, नोएडा में बैठकर इस समस्या का अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बड़ी समस्या। लेकिन आप उस आदमी से पूछिए जिसकी खड़ी फसल आकर 4 गाय जाती हैं, 4 बैल जाते हैं और पूरी फसल तबाह कर देते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए इतना पैसा नहीं है उनके पास कि वो फेंसिंग करा सके। उसके बाद उसका कोई ऐसा भी नहीं है, जैसे अमूमन होता है कई बार कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो सरकार मुआवजा देती है, उसके लिए वो कोई प्रावधान नहीं। तो जाहिर सी बात है सरकार इस बात को समझती है, यही वजह 750 करोड़ रुपए का अलग से बजट में प्रावधान किया गया। अभी तक जो योजनाएं चल रही हैं वो अलग हैं, इसके इतर ये प्रावधान किया गया है। ये सिर्फ इसीलिए है ताकि इस समस्या को एड्रेस किया जा सके, क्योंकि इसकी संवेदनशीलता सरकार समझ रही है। या 2022 के चुनाव में जो विधायक जीत कर आए हैं या जो नहीं जीते हैं, उन्होंने भी जरूर अवगत कराया हुआ। यही वजह है कि खास तौर पर इसमें प्रावधान रखा गया। हमने कई सारी चर्चाएं कर ली। बतौर वरिष्ठ पत्रकार एक सवाल ये है कि बजट आपने देखा, पढ़ा, सारी चीज़, कहाँ पर लूप होल रह गया होगा योगी सरकार का? कोई ऐसी चीज़ जो छूट गई उनसे? देखिए नैन्सी, अगर वैसी बात करें छूट गई वाली बात, मतलब मुझे अगर मैंने क्योंकि पूरा बजट भाषण भी सुना, तो लगभग हर क्षेत्र को एड्रेस किया है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि अखिलेश जी ने तो ये बोल दिया कि निराशावादी है, शिवपाल की तरफ से भी वैसे ही रिएक्शन आया, मायावती, खैर वो विपक्षी दल भी है, लेकिन फिर भी एक पत्रकार के नाते, मैं वही पत्रकार के नाते ही बता रहा हूँ। और जो भी आपने कहा वरिष्ठ पत्रकार होता है, मेरा ये मानना है, ठीक है, वो वरिष्ठ या कनिष्ठ नहीं होता है, वो पत्रकार अपनी खबर से और खबर को समझने के तरीके से बनता है। देखिए दूसरी बात मैं आपको बताऊं नैन्सी, आपने जो बात की कि अखिलेश यादव ने कहा, तो आप भी इतने साल से देख रहे हैं, देख नहीं रहोगे तब से पढ़ रहे होंगे अखबारों में, जिसका बीजेपी सरकार का बजट है तो बाकियों के लिए निराशाजनक है, अखिलेश सरकार का बजट था तो बीजेपी के लिए निराशाजनक था। लेकिन जो आपने बात की कि क्या छूटा ऐसा, देखिए छूटने की बात नहीं है, हर सरकार प्रावधान करती है हर फील्ड के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर विभाग के लिए, क्योंकि सरकार के अलग अलग विभाग हैं, समाज कल्याण विभाग है, कृषि है, खेल है, एजुकेशन है, मतलब अलग अलग विभाग है। तो अगर वो अलग अलग विभाग चल रहे हैं तो उन अलग अलग विभागों को पैसा चाहिए। पैसा 2 तरीके से चाहिए होता है, एक उनको चाहिए जो वेतन भत्ते सेवाएं उसके खर्चे के लिए, एक इसके इतर नई योजनाएं परियोजनाएं शुरू करने के लिए। तो जाहिर सी बात है अगर इस फ्रंट पे देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर फोकस है सरकार का। लेकिन जो छूटने वाली बात की मैं आपको बताऊं कि हर बार दरअसल देखिए बजट जो होता है फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट होता है, लेकिन अगर किसी विभाग ने उस बजट की मद को, जो अमाउंट है, उसको खर्च नहीं किया तो वो लैप्स हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा इतिहास रहा है, कई विभाग ऐसे हैं जो अपना बजट ही पूरा खर्च नहीं कर पाते। तो बड़ा मामला यह है कि आपको बजट तो मिल गया, सरकार ने तो एलोकेट कर दिया, लेकिन अगर उस विभाग के अधिकारी, उस विभाग के मंत्री अगर उस बजट को खर्च नहीं कर पाए तो वो सबसे बड़ा अपराध होगा, क्योंकि वो पैसा एलोकेट हुआ
हम आपके टैक्स से इकट्ठा किया हुआ पैसा है, वो एलोकेशन हुई, उसके हिसाब इस स्वास्थ्य के लिए देना या शिक्षा के लिए देना, लेकिन वो विभाग अगर उसको खर्च नहीं कर सकता तो ये मैं से कहूँगा कि ये तो इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती। तो ये इस चीज़ को भी मुझे लगता है सरकार को एड्रेस करना चाहिए, इसके लिए भी मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि अगर कोई विभाग अपने बजट को खर्च नहीं कर रहा है तो सीधा मतलब यह है नैन्सी को निकम्मा है, और निकम्मे व्यक्ति के लिए किसी भी कॉर्पोरेट में या किसी भी संस्था में क्या जगह होती है, वैसे ही सरकारी प्लान तैयार बिल्कुल सरकारी सिस्टम में आपको जवाबदेही तय करनी होगी, इसी की जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब देखना होगा कि योगी का ये बजट 2024 में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। इस वीडियो में बस इतना ही। योगी सरकार के इस बजट पर क्या है आपकी राय, ये कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।